संजय कथुरिया जी। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। संजय जी, पैसा बनाना एक आर्ट है या नहीं है? देखिए, शुरू में आर्ट है, बाद में साइंस है। शुरू में आर्ट है, बाद में साइंस हाँ, है। क्योंकि एक बार आपको फॉर्मूला क्रैक हो जाता है, फिर आपको लगता है अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ साइंस की तरह। मैं आपसे पूछूंगा कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए कितना रुपया चाहिए? आरपीएम को हम ऐसे कह सकते हैं, रुपीस पर मंथ। रुपीज पर मंथ कितना चाहिए? बिल्कुल, इसको नया डेफिनेशन। वो गाड़ी का था, हाँ। लेकिन यहाँ पे रुपये के हिसाब से बात करते हैं। देखिए, हमारे जो भारतीय मानसिकता है वो बड़ी मैं कहूँगा कि विचित्र है। हमने इतनी गरीबियत देखी है हिस्ट्री में अपने इंडिपेंडेंस के बाद, और फिर सोशलिस्ट रहे, और 1990 के दशक में आते आते थोड़ा सा जो है ओपन हुई इकोनॉमी, फिर लोगों ने पैसा कमाना चालू किया। तो लोगों का ना पैसे के साथ एक रिश्ता नहीं बना है, बुनियादी रिश्ता नहीं बना है। ठीक। पैसे को या तो एक्सट्रीम डर की नजर से देखा जाता था, या ये देखा जाता था कि पैसे कमाने वाले लोग खराब होते हैं। देखिए, आपका पूरा अगर आप जिंदगी देखेंगे तो आपका सबसे लंबा रिश्ता ना आपके माँ बाप के साथ है, ना आपकी बीवी बच्चों के साथ है, आपका सबसे लंबा रिश्ता पैसे के साथ है। आप मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्यों? क्योंकि आप पैदा हुए कुछ सालों तक तो चलो आप निर्भर हैं पेरेंट्स पे, उसके बाद आप अपनी खुद की रोजी रोटी कमाना चालू करेंगे। उस टाइम पे भी जब आप पेरेंट्स पे भी निर्भर है, उन पेरेंट्स का बिहेवियर क्या है पैसे के साथ, उससे आपका रिश्ता अलग बनता है। या तो आप एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीते हो, आपका माइंडसेट उससे डेवलप होता है, बहुत खर्चे रोक लेते हो या सुपर खर्चीले हो जाते हो। तो ये पैसा ऐसा रिश्ता है जो आपको एंड टू एंड, डे जीरो टू डे लास्ट आपके साथ रहेगा। बाकी कोई भी इतने लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहने वाला। तो वो मैं कह रहा था कि गाड़ी पे लिखा हुआ था कि 6000 आरपीएम पे लाइफ शुरू होती है। यहाँ पे रुपया पर मंथ अगर बात करें तो कितने पैसे से शुरू कर लेंगे? मैं तो कहूंगा 10 रुपए से भी हो सकती है। 10 रुपए? आप आज अगर कोई ईटीएफ लेते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लेते जी, हैं, अगर आप भारत की टॉप क्या कहते हैं 150 मिड कैप कंपनीज में पैसा डालना चाहते हैं, ऐसे कई ईटीएफ है जो 10 रुपए के उसमें इस तरह का कोई 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए का कोई ये नहीं है, मिनिमम नहीं है। नहीं, एक यूनिट भी काफी, और एक यूनिट आज 10 रुपए का है। अच्छा, तो आप एक यूनिट भी ले सकते हैं शेयर की तरह। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी डालना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी मिनिमम जो है एसआईपी 100 रुपए से चालू होती है। तो आप 10 रुपए से, 20 रुपए से, 50 रुपए से, 100 रुपए से भारत की टॉप कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। आज आप रिलायंस का शेयर खरीदने जाए 1200 रुपए का शेयर है, यानी आपको 1200 रुपए चाहिए एक शेयर लेने के। बिल्कुल। यहाँ वो 10 रुपए में भारत की 100 कंपनियों के शेयर दे देंगे आपको। हाँ, ऑब्वियसली सबका एक एक शेयर आपके पास नहीं आएगा, आपको ब्रेकडाउन आएगा, उसके हिसाब हिस्सेदारी होगी, पर आप पार्टिसिपेट कर पाओगे ग्रोथ। देखिए, अगर आपको जिंदगी में अमीर बनना है तो आप अर्नर बन के नहीं, ओनर बन के अमीर बन सकते हैं। अर्नर बन के नहीं, ओनर बन के। अर्नर का मतलब होता है जो नौकरी में होता है। ठीक है। तो नौकरी में तनख्वाह कितनी भी हो जाए, हमेशा पैसे कम पड़ते हैं। यानी अपना काम करो, या तो अपना काम कर लो, ठीक है, या अगर आप किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर्स खरीद लो। अच्छा। आपने कहानियां सुनी होंगी कि मेरे पिताजी ने कंपनी में शेयर में 10,000 रुपए डाले थे, आज वो 5 करोड़ हो गए, 2 करोड़ हो गए। बिल्कुल। कैसे हुए? वो तो भूल गए थे, ना वो ऑफिस गए उस कंपनी के, ना कभी उनको नौकरी पे जाना पड़ा, ना उनको बॉस की खिट पिट पिट सुननी पड़ी, पर वो ओनर बन गए। चाहे वो 10,000 मात्र शेयर्स के ओनर बड़े, रुपए के शेयर्स के ओनर बने उस समय, पर समय से वो कंपनी बढ़ी और उस ग्रोथ का पार्टिसिपेशन इनको भी मिला, तो इनके 10,000 रुपए जो भी बन गया, XYZ बन गया। तो आप जब तक ओनर नहीं बनोगे आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। अर्नर बनके आप अपनी जिंदगी जीविका चला सकते हो। कुछ लोग जीविका कमजोर चलाएंगे, कुछ ज्यादा अच्छी चला लेंगे, कुछ बहुत अच्छी चला लेंगे, बस इतना ही होगा। तो जिसकी जैसी नौकरी और जितनी तनख्वाह, अगर किसी की तनख्वाह 25,000 है वो उस हिसाब से चलाएगा, किसी की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए महीना वो उस हिसाब से चलाएगा, किसी की 10 लाख रुपए महीना वो उस हिसाब से चला लेगा। तो बस, बट उससे अमीरियत नहीं आएगी, वेल्दी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना, आप कह रहे हैं कि आप या तो अपना बिजनेस आपका है उससे, या नहीं तो आप जो बड़े बिजनेस है बड़ी जगहों पे उसमें पैसा, आप अगर आपका पैसा लगा हुआ है, चाहे वे उसका जो भी हो, तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल। अब बड़ी कंपनियों में पैसा लगाने के 2 तरीके हैं संजय भाई। पहला कि आप शेयर्स खरीदिए, और दूसरा म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करिए। आप म्यूचुअल फंड को बहुत ज्यादा कहते हैं कि सबसे सेफ है। आप मुझे बताइए कि एक कॉमन आदमी जिसको कि शेयर के बारे में पता नहीं है और म्यूचुअल फंड के बारे में भी कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके पास अंतिम में 5,000 रुपए है, कहता है भाई इस पैसे को कुछ कर दो ताकि 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद मुझे इसमें से कुछ हासिल हो जाए। उसको कैसे करके कन्विंस करेंगे भाई इसके ये प्रोसन कौन से, इसके ये प्रोसन कौन से, इसलिए दिस इज बेटर देन दैट? देखिए सर, सारी चीजें तो हम डेटा और स्टोरी से ही बता सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम डेटा और स्टोरी देखें तो मैं आपको एक म्यूचुअल फंड बताऊंगा, 1995 में आया था HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है। तो जब भी कोई म्यूचुअल फंड आता है तो वो 10 रुपए का होता है, NAV जिसे हम कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। बिल्कुल। अब म्यूचुअल फंड क्या है उसको थोड़ा छोटे से समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। म्यूचुअल फंड एक किटी पार्टी है।
ठीक है। ठीक है, किट्टी पार्टी है कि भाई एक व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शेयर्स खरीद सके, तो उसने किट्टी पार्टी बना ली अपने दोस्तों की और बोला जी हम सब मिलके 1200 रुपए इकट्ठे करके एक शेयर खरीद रहे हैं रिलायंस का। इन्होंने 100 दिए, इन्होंने 100 दिए, तो सबका आधिकारिक हक जो है जितना उन्होंने डाला था उस उसी हिसाब से हो proportion, गया। जी बिल्कुल है। अब ये 1200 रुपए का उन्होंने खरीदा, अब वो शेयर हो गया 1600 रुपए का। ठीक। ठीक है, तो अब सबके जितना जितना लगाया था उस हिसाब से उनको बट गया। पहले ये इनफॉर्मल तरीके से होता था, लोग मिलजुल के इकट्ठे कर लेते थे। रियल एस्टेट में ये बहुत होता था, 25 लाख की जमीन है, लोगों के पास पैसे नहीं, चल 5 दोस्त इकट्ठे हो गए, 5 लाख रुपए का, वो भी म्यूचुअल फंड है, बट वो छोटा म्यूचुअल फंड है। तो भारत में म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई थी US 64 से। तो US 64 जो था, सबसे पहली स्कीम थी UTI की, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। अब हुआ क्या, वो स्कीम का डब्बा गोल हो गया, और जब वो डब्बा गोल हुआ ना, तो बहुत सारे निवेशकों का पैसा नुकसान हुआ। तो हमारे यहाँ 2 बड़े नुकसान हुए थे, जिस वजह से कॉन्फिडेंस रिटेल इन्वेस्टर्स का आज भी नहीं है, क्योंकि वो लोग जिन्होंने निवेश किया था उस समय, वो आज भी जीवित हैं। तो वो या तो अपना कॉन्फिडेंस उनका खत्म हुआ हुआ है, और जब वो अपने बच्चों से बात करते हैं, ना 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 ये रिस्की है, कल को स्कैम हो जाएगा। एक बार हर्षद मेहता और एक बार ये US 64, ये बहुत बड़े स्कैम हुए थे। बिल्कुल। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, हर्षद मेहता के टाइम पे जितने डीमैट अकाउंट्स थे डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वो आज भी नहीं है। अच्छा, प्रोपोर्शन के हिसाब से। यस, आज भी नहीं है वो। इतने लोगों का मनोबल टूट गया था। 100 दिन मार्केट्स बंद थी, शेयर्स 80 90% नीचे गिर गए थे, तो बहुत बुरा हाल हुआ था। तो वो ना डर, इट्स लाइक किसी ने किसी के, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर किसी के बच्चा कोई वो 9/11 की फ्लाइट में था, तो आज भी उसको वो डर रहता है कि यार मैं फ्लाइट पे चढ़ूंगा तो ये फ्लाइट गंतव्य स्थान पे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो आई थिंक ये एक जो है प्रॉब्लम लोगों की उस टाइम हुई थी। तो म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड आपका क्या करता है, सब लोगों के पैसे इकट्ठे करता है और एक फंड मैनेजर को बैठा देता है, और वो फंड मैनेजर बेसिकली सिलेक्ट करता है अपनी नॉलेज के हिसाब से, एक्सेस के हिसाब से, कि कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहिए। अब जो फंड मैनेजर होता है उसके पास बहुत सारी चीजें जो हमारे पास नहीं है, उसके पास नॉलेज है, उसको ये काम करना आता है, उसके पास इंफॉर्मेशन है क्योंकि वो मार्केट में बैठा है, और उसके पास समय है क्योंकि उसका रोज का काम है। अब आप एक शेयर खरीदते हैं रिलायंस का, तो आप मुकेश अंबानी जी से बात नहीं कर सकते, और एक म्यूचुअल फंड है वो 2000 करोड़ के शेयर खरीदेगा, 5000 करोड़ के शेयर खरीदेगा, तो वो मैनेजमेंट से बात कर सकता है, वो मैनेजमेंट के फ्यूचर के गोल्स के बारे में समझ सकता है, तब वो डिसीजन लेगा कि मैं भाई इस कंपनी में निवेश करूं कि नहीं निवेश करूं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड जो है वो इसलिए बेहतर तरीका बन जाता है एक आम छोटे नागरिक को निवेश करने का। जैसे मैं भी अपने आप को एक आम छोटा नागरिक मांगता हूँ, जबकि मेरे पास CFA की डिग्री है जिससे मैं आराम से स्टॉक्स खरीद सकता हूँ, मतलब मुझे आता है, फिर भी मैं ये नहीं काम करता क्योंकि मेरा ये काम नहीं है। तो जब तक ये आपका काम नहीं है तब तक ये करना नहीं चाहिए। आप म्यूचुअल फंड्स को पैसा दे दो, वो अपने आप मैनेज कर लेंगे। मतलब ये है कि बिजनेस में अगर जो जिस तरह के मैं कह रहा हूँ कि किसी दूसरे व्यापार, जो इंडस्ट्री या जो भी जिसका सक्सेसफुल वेंचर है, उसमें पैसा आप अपने से ऐसे मत लगाओ जी, आप एक्सपर्ट की सलाह लो। बिल्कुल, और उस एक्सपर्ट की सलाह लो जो कि सर्टिफाइड एक्सपर्ट हो। ना मेरी बात सुनो ना संजय की बात सुनो, बिल्कुल मेरी भी मत सुनो, जिसका एक्सपर्टीज है उसको उसकी सुनो। मगर सलाह सुनो, मगर पैसा इन्वेस्ट करो, चाहे 500 रुपया इन्वेस्ट करना है, 1000 रुपया करना है, 2000 करो, तो ये हैबिट कि इन्वेस्ट करना है शुरू करोगे, एक लंबे टाइम तक करोगे, तभी जाके उसका ज़्यादा फायदा है। ये कितनी उम्र में आपको लगता है, सपोज करो मैं एक एग्जांपल, क्योंकि ये सीधे लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे कि भाई आज मैं जो हूँ 50 साल का हूँ, आज मान लो मैं 45 साल का हूँ और मेरा बेटा 20 साल का है, ठीक है, मुझे आप सलाह दीजिए कि मैं 45 से 65, 20 साल का मेरे पास टाइम है और मैं चाहता हूँ कि जब मैं 65 साल का हो जाऊँ तो मेरे पास हाथ में हर महीने 3 से 4 लाख रुपए मेरे पास आ जाए। मुझे कितने पैसे चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और मेरा बेटा जो कि अभी 20 साल का है, वो जिस दिन 60 का होगा उसके पास 40 ईयर का स्पैन है, तो उसको कितने पैसे से आप कहोगे कि शुरू करने के लिए, ताकि उस हिसाब के इन्फ्लेशन को वो मीट कर पाए, कितना कहाँ से शुरू की जाए? देखिए, आपने पूछा कि अगर मेरे को 20 साल बाद महीने के 3 लाख रुपए चाहिए जी, तो यानी साल के 36 लाख रुपए चाहिए। साल के 36, ठीक है, तो 36 लाख को हम जनरली कहते हैं द रूल ऑफ 5%। ठीक है, कि 5 जो भी आपका कॉर्पस होगा 36 लाख उसका 5% होना चाहिए। 36 लाख उसका 5% तो यानी 7.25 करोड़ के आसपास 7.2 करोड़ का आपका कॉर्पस बनना चाहिए उस टाइम पे, 20 साल बाद। 20 साल बाद। तो इसमें अगर आप 12% का रिटर्न अज्यूम करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप 72,000 रुपए महीना डालेंगे तो आप 20 साल बाद 7.25 करोड़ के मालिक होंगे। मतलब आज के डेट के हिसाब से हो गया 72, अगर आप कह रहे हो तो 12 का मतलब हो गया मोटे तौर पे लगभग 8.5 लाख, 8.5-9 लाख रुपए अगर आप 8.5 लाख 9 लाख रुपया अगर आज के डेट में मैं डालता हूँ हर साल, तो 20 साल बाद मेरे को 3 लाख रुपया महीना आएगा। यस, और कॉर्पस का क्या होगा? कॉर्पस बढ़ता रहेगा उसके बाद भी। तो देखिए आप समझिए, आप मैथ से ना बहुत इजी है, फाइनेंस बहुत इजी है। जो कॉर्पस है
उसमें से आपने कुछ विड्रॉ किया है, अब कॉर्पस बढ़ेगा कैसे कि उसका कंपाउंडिंग रेट Right. उसके विड्रॉल रेट से कम हो। अगर आप एक बाल्टी लेते हैं और बाल्टी में छोटा छेद है और उसमें पानी तेजी से भर रहा है तो वो कभी खाली नहीं होगी, धीरे धीरे निकलेगा पानी नीचे, पर खाली कभी नहीं होगी, उल्टा भरती रहेगी। पर अगर आपका छेद बड़ा है और पानी कम स्पीड से आ रहा है तो वो बाल्टी जल्दी खाली खाली हो होगी। जाएगी। सिंपल इसी तरह आपका कॉर्पस है, आपका कॉर्पस भी एक बाल्टी है, ठीक है। अगर आपने ज्यादा बड़ा छेद कर दिया, आपने बोला यार संजय जी मेरे पास तो 7.25 करोड़ रुपए हैं, एक काम करता हूँ मैं महीने का 15 लाख निकालता हूँ, तो फिर वो खत्म हो जाएगा। पर आप बोलो नहीं जी मैं तो 3 लाख निकालूंगा, उसको हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाता रहूंगा, 3 का कल अगले साल 3,20,000 कर लूंगा, उसके अगले साल 3,50,000 कर लूंगा, धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ठीक है। तो यहाँ और मेरी बाल्टी जो है वो 10 से 12% साल का दे रही है, तो मैं 10% में से 5% विड्रॉ कर रहा हूं, तो जो बचा हुआ 5% है वो बढ़ाते वो पानी बढ़ गया फिर से। अब बढ़े हुए पे बढ़ता रहेगा, बढ़े हुए बढ़ता रहेगा। तो यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दिस इज द पावर। और उसमें से 80 लाख निकल चुका है, उसके बाद 3.25 करोड़ हुआ और आज 1 लाख रुपए महीना निकल रहा है। अब ये 10 साल बाद ये 2 लाख रुपए महीना निकाल रहे होंगे और ये 3.25 करोड़ का कॉर्पस हो सकता है 4.5 करोड़ का हो जाए। ये जादू नहीं तो और क्या है सर? तो ये तो पावर ऑफ कंट्रोल, ये तो बहुत सही, आप एकदम सिंपल मैथ बता रहे हो, तो मैं प्रैक्टिकल आप देख लो। लेकिन इसमें क्या है ना कि पैसा आपने जिस रेट से सोचा कि पैसा बढ़ेगा, रिटर्न मेरा आएगा, उसके लिए पैसे को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। अब म्यूचुअल फंड तो ठीक है, म्यूचुअल फंड तो बाजार में इतने सारे हैं, अब आदमी किस में पैसा लगाए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल सही क्वेश्चन कहा आपने। देखिए लोग है ना रिटर्न्स को चेज करते हैं सर, व्हिच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड, मेरे को क्वेश्चन आता है। हाँ, तो क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मुझे कई लोग, जब मैंने सोचा कि आपके साथ मुझे करना है, तो मुझे 1-2 लोगों ने सवाल ये किया कि यार ये बताओ, म्यूचुअल फंड के वो ब्रांड एम्बेसडर, वो SIP SWP की बात करते हैं, एक चीज़ जरूर पूछना कि आज मैंने एक म्यूचुअल फंड खरीदा, उसका रेटिंग देखी तो 5 थी, उसका देखा हमने रिटर्न बहुत अच्छा था, और मैं ये सोचता हूँ कि यार इसमें पैसा लगा के चलो 10 साल तक देते। अब मेरे को इतनी बुद्धि नहीं है कि हर 1 साल पे देखूं कि वो रेटिंग 5 ही है या 1 पे चली गई, 3 पे चली गई, 2 पे चली गई, तो क्या जो पहली बार में सेलेक्ट किया उसी को छोड़ दे 10 साल, या उसमें चेंज की जरूरत होती है? उसको कैसे मैनेज और प्लान करें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहली बात हम ये समझते हैं कि देयर इज नो बेस्ट म्यूचुअल फंड इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, वो क्यों नहीं है, मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ जी। आप कोई भी ऐप पे जाते हैं तो उसमें बेस्ट म्यूचुअल फंड आता है, रैंक 1 रैंक 2, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैटेगरी इसीलिए के तो। हिसाब से आता है। और मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को एक जू की तरह बना देते हैं। इस महीने चलो हम एक ये वाला नया म्यूचुअल फंड ऐड कर देते हैं। अभी मेरे क्लाइंट है, उन्होंने मेरे को 56 म्यूचुअल फंड भेजे हैं। 56 अच्छा उनकी SIP है 4.5 लाख रुपए महीने की, अच्छा। और वो खुद ही तंग आ गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है उनके जीवन में। बोले संजय जी आप पकड़ो, आप बताओ करना क्या है मेरे को इसके साथ। फिर हमने बोला ठीक है हमारी टीम रिसर्च करेगी। देखिए देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बेस्ट म्यूचुअल फंड। ठीक है। उसका रीजन ये है कि जो भी म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न देता है, हाईएस्ट होता है, ये 75% चांस है कि वो अगले क्वार्टर में नंबर 1 नहीं होगा। तो आप जिसको आज देख रहे हैं नंबर 1, वो अगले क्वार्टर में नंबर 1 रहे ना रहे, उसका 75% चांस है कि वो नहीं रहेगा। तो यानी कि ये तो फाइट आप लड़ नहीं, जीत ही नहीं सकते ना, बिल्कुल विन। नहीं, लगातार नंबर। आपने समझो कोई स्टॉक देखा जिसने पिछले जो अभी 52 वीक हाई पे चल रहा है, तो ये गारंटी है क्या कि यहाँ से ऊपर और जाएगा? ये तो आप एक बेट लेते हो। बिल्कुल। तो अब आप बेट कैसे लोगे? हम बेस्ट की जगह राइट म्यूचुअल फंड ढूंढेंगे। तो राइट म्यूचुअल फंड में आपको कैटेगरी और कैटेगरी के हिसाब से रिस्क रिटर्न समझना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज हैं और उसके रिस्क है और उसके रिटर्न है, और हर म्यूचुअल फंड का कोई और पर्पस होता है, गोल होता है। अब आपको अपने जीवन के गोल सेट करने हैं। आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा सर कि मैं 20 साल बाद मेरे पास पैसा कितना होगा? मैंने 12% पकड़ा है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जो 1995 में आया था, 10 रुपए का NAV था, आज 30 साल हो गए, उसका NAV 2000 रुपए। 2000 में कितना हुआ सर? गुना 200 गुना 200 गुना हो गया 30 साल में। 200 गुना हो गया, यानी आपने 1 लाख डाला होता तो बिना कुछ किया आपने क्या लगाया इसमें? आपने तो थोड़ी कोई बुद्धि लगाई है। वो कर रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी कंपाउंडिंग रेट 17-18%। यानी अगर आज आप बोलते हैं मेरे को संजय भाई 1 करोड़ रुपए लगा सकते हैं, 1 करोड़ रुपए 30 साल बाद कितना होगा? 200 करोड़ रुपए। अगर किसी को बात बोलो, किसी को मानेगा ही नहीं। जितना लंबी अवधि उतना रिस्क। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो, पहले अपनी अवधि तय करो कि टाइम फ्रेम क्या रखें। हाँ, और टाइम फ्रेम सेट होता है गोल के साथ। गाड़ी चाहिए 3 साल बाद, घर चाहिए 7 साल बाद, शादी करनी है 10 साल बाद, बच्चे को स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना 18 साल बाद, उसके बाद मुझे रिटायरमेंट चाहिए या फ्रीडम चाहिए 25 साल बाद। तो आपने आपके लाइफ के 5-6 तो बड़े गोल होते हैं, उससे बड़े तो गोल्स होते नहीं। तो हर गोल के लिए आप एक SIP चालू कर दो, उसके लिए एक म्यूचुअल फंड तय कर दो। अच्छा, जिस दिन वो गोल हिट हो जाए उस दिन उस म्यूचुअल फंड को बेच दो, खत्म करो।
एक चीज उसमें समझे, ये तो मैं समझ गई, ये जो आपने बात की ये बेसिक फंडा है जी। ये फंडा है, फिलॉसफी है कि भाई इस फिलॉसफी इस थ्योरम पे ऐसे काम होगा। अब क्या मैं देखता हूँ कि अलग अलग कंपनी है जिनके की सेम ही चीज के मतलब ए का भी हो सकता है, बी का भी होगा, सी का भी होगा, डी का भी होगा, कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेती, कोई उससे कम, कोई तो उतना अच्छा नहीं। ये कैसे होता है जब सेम ही चीज में मान लो हाइब्रिड फंड है या डेट फंड है, आपने अलग अलग कंपनियों ने बना रखा है, तो किसी को ज्यादा किसी को कम कैसे होता है, ये जरा समझाइए। देखिए सर, ऑब्वियसली फंड वो तो मैनेजर, फंड हाँ, मैनेजर, वहां पे फंड मैनेजर बैठा हुआ है। ओके तो पांच छह चीजें देख लीजिए। एक तो आप 1 ईयर रिटर्न्स पे मत जाइए, ठीक है। ठीक है, 1 ईयर रिटर्न्स इज नॉट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आप कितने साल कहेंगे देखने के लिए? मिनिमम 3 साल है। Minimum। अगर म्यूचुअल फंड 3 साल से नीचे का है तो पैसे ही मत डालो, पैसा ही नहीं डालना। छोड़ दो, अच्छा, डालो ही मत, उस फंड में मत डालो। स्टैंडर्ड 5 साल मान लें? 5 साल होगा तो बहुत अच्छा है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कॉन्फिडेंस कि- क्योंकि 5 साल में कोविड भी निकल गया। जी बिल्कुल। ठीक है। दूसरी चीज, आप एक चीज जो नेक्स्ट चीज देखेंगे, इसे हम कहते हैं रोलिंग रिटर्न्स। अच्छा, तो रोलिंग रिटर्न्स कैसा होता है, मैं उसका सिंपल उदाहरण देता हूं आपको। एक क्रिकेटर है सहवाग और एक क्रिकेटर है द्रविड़, ठीक है। ठीक है, आपको टेस्ट मैच खेलना है, द्रविड़ किसको को लोगे? द्रविड़। यही है, दिस इज रोलिंग रिटर्न्स। अच्छा, हो सकता है सहवाग ने द्रविड़ से ज्यादा रन बनाए, कि सहवाग ने एक पर्टिकुलर अवधि में द्रविड़ से ज्यादा रन बनाए, लेकिन कंसिस्टेंसी उसकी ज्यादा कंसिस्टेंसी द्रविड़ की है। तो रोलिंग रिटर्न्स जिसके ज्यादा होंगे, क्योंकि रोलिंग रिटर्न्स क्या करता है, वो चेक करता है छोटे, वो 5-10 साल की अवधि को 3-3 साल में बांट देता है, और वो हर 3 साल में चेक करता है, मल्टीपल टाइम्स चेक करता है। तो जो वो रिटर्न्स निकलते हैं उससे हमें पता चलता है, जिसे हम एवरेज कहते हैं, ठीक है, कि एवरेज क्या स्कोर करते हैं। तो वो रोलिंग रिटर्न्स हमारे को बता देता है कि कौन द्रविड़ है, कौन सहवाग है। क्योंकि सहवाग अगर आपने राइट टाइम पे पकड़ा तो बहुत रन बना देगा, और अगर खराब टाइम पे पकड़ा तो कोई रन बना के नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे अगर लंबी अवधि, मतलब टेस्ट मैच मतलब लंबी अवधि होगी, बिल्कुल, long तो form मेरी लॉन्ग फॉर्म के लिए तो मेरे को द्रविड़ ही चाहिए टीम में। ओके, तो द्रविड़ ढूंढना है, तो 3 साल का रोलिंग रिटर्न देखो, जिसका ज्यादा है 90% केसेस में वो बढ़िया फंड है, वो अच्छे से परफॉर्म करता है। ठीक है। दूसरी चीज देखो, ड्रॉडाउन का मतलब होता है कि जब मार्केट खराब हुई तो इस फंड की वैल्यू कितनी मैक्सिमम कम हुई। अच्छा, तो समझिए आपका फंड था वो 100 रुपए पे था, मार्केट खराब हुई, आप 85 पे आ गए। मेरा फंड था वो 100 रुपए था, मार्केट खराब हुई, हम एक ही कैटेगरी के फंड है, और मेरा फंड गिर गया 70 पे, यानी आप कम रिस्क लेते हो, मैं ज्यादा रिस्क लेता हूँ। तो अब आपके ऊपर निर्भर कर रहा है, एज एन इन्वेस्टर, आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो इनके फंड में चले जाओ, ज्यादा रिस्क। अच्छा।